हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग एमपी जीके की स्पेशल क्लास की जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं उसकी क्लास नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एमपी ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। यानी कि एमपी की ज्योग्राफी में जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से या क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हर बार बताता हूं कि क्योंकि ये एमपी की सीरीज चल रही है, एमपी का स्पेशल क्लास है, तो इस ये जो पूरी सीरीज है ये आपको डिफरेंट एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड या जितने भी एमपी के एग्जाम होते हैं सारे सारे एग्जाम्स में ये पूरी सीरीज या ये पूरी क्लास आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगी। आप किसी भी क्लास को स्किप मत करिए। लास्ट में आपके लिए एक टारगेट प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसका जवाब आप डिफरेंट मीडियम से, चाहे आप गूगल से सर्च करके या आपकी बुक्स में जहां भी हो, जिससे भी आप पढ़ रहे हो वहां से आप दे सकते हैं। और वो जवाब जरूर दीजिए क्योंकि आपके जवाब आपको ही मोटिवेशन करेंगे या मोटिवेट करेंगे चीजों को और अच्छा करने के लिए, और उससे हमारे और आपके बीच में एक स्पेशल इंटरेक्शन भी बिल्ड होता है। इस वजह से जवाब जरूर दीजिए। इसके अलावा अगर ये आपको पूरा सेशन पसंद आता है तो आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कहीं भी आप इस पूरे लेक्चर को अपने उन दोस्तों या उन साथियों तक पहुंचाएं जिन्हें इनकी जरूरत है। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिंपल सी बात एज यूजुअल जो कि आप सभी जानते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग। अभी हम लोग बात कर रहे हैं एमपी ज्योग्राफी की। अगर बात करें एमपी ज्योग्राफी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, एमपी ज्योग्राफी को समझना। एमपी ज्योग्राफी को समझना तो पहले हम लोग थोड़ी सी चीजों को समझ लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में या फर्स्ट लेक्चर में शायद मैंने आपको बताया था एमपी की यानी मध्य प्रदेश की लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर जगह पर यहां पर आपका मुरैना है, मुरैना जो कि नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जबकि यहां पर आपको सिंगरौली मिल जाएगा, यहां पे सिंगरौली मिल जाएगा जो कि ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आपको अलीराजपुर मिल जाएगा जो कि वेस्टर्न मोस्ट पोजीशन है या वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आपको बुरहानपुर मिलता है जो कि सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ये सारी बातें मैंने आपको कराई थी। अब मैं आपको यहां पर इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि इन सबकी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन क्या है, इसके बारे में भी मैंने बताया था। लेकिन अभी हम लोग लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें डिस्कस करना है ज्योग्राफी के बारे में। अब आप समझिए कि कहां पर क्या क्या चीजें हैं, जहां पर जो जो चीजें हैं, यानी कि इस पूरे एमपी के मैप में आपको पता चल जाएगा कि किस जगह पर कौन कौन सी चीजें हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके कौन कौन से पठार स्थित हैं, कौन कौन से पठार कहां पर स्थित है। ये सारी चीजें आपको कहां पर मिल जाएंगी, इसी पर्टिकुलर लेक्चर में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो सबसे पहला पठार है जो हमारा, वो इस पर्टिकुलर रीजन पर है जिसे आप लोग बोलते हैं मध्य भारत का पठार। क्योंकि हम लोग जानेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन पर जितने भी जिले होंगे वो किस पठार के अंतर्गत आ रहे हैं, तो वो मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आ रहे हैं। तो ध्यान रखना है आपको, यहां पर आपको मिल जाएगा मध्य भारत का पठार। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पठार की बात कर ले हम लोग थोड़ा सा, तो दूसरा पठार होगा हमारा बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार इस वाले रीजन पर मिलेगा। यहां पर हम लोग लिख देते हैं बुंदेलखंड का पठार इस पर्टिकुलर रीजन पर आपको बुंदेलखंड का पठार मिलने वाला है। तो यहां से हम लोग ये जो पूरा रीजन होने वाला है, ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा रीजन क्या है आपका, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बघेलखंड की, तो बघेलखंड कहां पे है, तो बघेलखंड आपको मिल जाएगा इस पर्टिकुलर रीजन पर। ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये क्या है आपका, बघेलखंड है। ध्यान रखना है, बघेलखंड का पठार। यानी कि जैसे रीवा, सतना, सीधी, है ना, शहडोल, उमरिया, ये सारी चीजें, ये सारे जो जिले हैं ये किस पठार के अंतर्गत आ रहे हैं, ये आपके आ रहे हैं बघेलखंड पठार के अंतर्गत। इसके अलावा आप कहेंगे कि इस पर्टिकुलर रीजन पर क्या है, तो इस पर्टिकुलर रीजन पर आपका रीवा पन्ना का पठार है। ठीक है, रीवा पन्ना का पठार। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप वो डिस्ट्रिक्ट्स को इमेजिन कर पाएंगे। थोड़ी देर बाद मैं आपको वो डिस्ट्रिक्ट्स भी दिखाऊंगा, परेशान नहीं होना है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी मालवा के पठार की। यहां पर आपको मिलेगा मालवा का पठार जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है, या आप कहें, ऐसा भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ा पठार कौन सा है, वो है मालवा का पठार। मालवा का पठार कहां पर मिल जाएगा, तो ये जो आपको पर्टिकुलर रीजन है जहां पर मैं अंडर मार्क कर रहा हूं या लाइन बना रहा हूं, ये जो पूरा रीजन है आपको दिख जाएगा, ये पूरा मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, मालवा के पठार के अंतर्गत देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो सबसे बड़ा आपको ऑब्वियसली देखने में लग रहा होगा कि सबसे बड़ा कौन सा है, मालवा का पठार। अब आप बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर रीजन पर क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, इस पर्टिकुलर रीजन पर है अरावली पर्वत।
यहां पर है आपका अरावली पर्वत। अरावली पर्वत, ध्यान रखना है आपको सारी चीजों को, क्योंकि मैप से आप ज्यादा आसानी से चीजों को समझ पाएंगे। इसके अलावा हम लोग अब बात करते हैं, इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं कि नर्मदा सोन घाटी कहां पर है। तो नर्मदा सोन घाटी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो ये है आपकी पूरी नर्मदा सोन घाटी, ठीक है, नर्मदा सोन घाटी, ये है आपकी पूरी नर्मदा, नर्मदा सोन घाटी, सोन घाटी, ठीक है। इसके अलावा ये जो सदर्न हिस्सा है, सदर्न हिस्सा है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरे, इस पूरे हिस्से में ये कौन सा पठार है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो पूरा, ये जो पूरा है, ये सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक है। तो मैं अभी इसको ऐसा लिखता हूं, सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत कई ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। मेजरली रूप से हम लोग कुछ 3 या 4 पर्वत श्रृंखलाओं को पढ़ते हैं। उनमें से सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहां पर है राजपीपला, यहां पर है राजपीपला। चीजों को आप हो सके तो आप मैप बनाएं अपनी कॉपी में, तो आपको चीजें और अच्छे समझ में आएंगी, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड आज क्वेश्चन होने वाले हैं। इस वजह से हम लोग वो सारी चीजें अभी पहले ही डिस्कस कर रहे हैं। यह है आपकी राजपीपला पर्वत श्रेणी। इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आपको मिल जाएगी ग्वालीगढ़, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्वालीगढ़, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा और प्रश्न दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं इन पर्टिकुलर श्रेणियों के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आपको मिल जाएगा महादेव पर्वत श्रेणी, महादेव, जो कि किसका हिस्सा है, ये जो पर्वत श्रेणियां मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मतलब सतपुड़ा के अंतर्गत टोटल 7 पहाड़ों की, 7 पहाड़ों का एक समूह है, जिसमें से हम लोग 3 या 4 डिस्कस कर रहे हैं, और एक आपकी हो गई मैकाल पर्वत श्रेणी, मैकाल। तो जो ये 4 मैंने आपको अभी बता दिए हैं, ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत 7 पहाड़ हैं। उनमें से 4 के नाम हमने देख लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका नाम क्या है, उनका नाम है, पहला है आपका राजपीपला, उसके अलावा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, उसके अलावा आपकी महादेव पर्वत श्रेणी और मैकाल पर्वत श्रेणी। अब मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही हूं। अगर आपसे पूछा जाए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या इन चारों का नाम दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि सबसे ईस्ट में कौन सी मौजूद है पर्वत श्रेणी, तो आप क्या बताएंगे, तो सबसे ईस्ट में है मैकाल, जबकि सबसे वेस्ट में कौन सी है, राजपीपला। बीच में कौन कौन सी 2 हैं, तो ग्वालीगढ़ और महादेव, ग्वालीगढ़ और महादेव। तो याद कैसे रखना है, राजपीपला एक साइड से आप याद रखेंगे, राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव या मैकाल, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमारी जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहां पर है। तो ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है, ये क्या है, आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। यहां पर है आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो सारी चीजों को आप एक बार देखिए, एनालाइज करिए, कहां पर कौन कौन सी चीजें हैं। मध्य भारत का पठार यहां पर भी है, ध्यान रखना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपका मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और इन्हीं से रिलेटेड हम लोग कई प्रश्न देखने वाले हैं। अगर मैं आपको बता दूं कुछ चीजों के बारे में और थोड़ा सा बता दूं, तो वो बहुत अच्छा होगा। वो ये है कि सबकी एक इंपॉर्टेंट या सब हाईएस्ट पीक क्या है, ठीक है। तो मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा मालवा के पठार की जो हाईएस्ट पीक है ना, मालवा के पठार की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, तो मालवा के पठार की हाईएस्ट पीक है सिगार हाईएस्ट पीक है। मालवा के पठार की हाईएस्ट पीक कौन सी है, या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसका नाम है सिगार। आप एज इट इज ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बुंदेलखंड, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिद्ध बाबा। ध्यान रखना है, सिद्ध बाबा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्ध बाबा, ठीक है। मैं इसके बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन बता दूंगा, लेकिन अभी आप ध्यान रखें। अरावली पर्वत के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी है आपकी गुरु शिखर। ध्यान रखना है, गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत की क्या है, वो है अरावली पर्वत की गुरु शिखर चोटी। गुरु शिखर की हाइट, या आप ऐसा कहें कि इसकी लेंथ कितनी है, तो 1722 मीटर अप्रॉक्स क्या है, इसकी पीक है, ठीक है, हाइट है इसकी। इसके अलावा ये कहां स्थित है, तो ये माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू कहां है, राजस्थान पे है, तो माउंट आबू राजस्थान में इसकी हाईएस्ट पीक स्थित है, आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी न्यूज है, आपको यह सिंपल सी चीज है, आपको ध्यान रखना है गुरु शिखर के बारे में। इसके अलावा मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पीक बता देता हूं। वो कुछ और इंपॉर्टेंट पीक क्या है, तो अगर हम लोग बात करें पचमढ़ी, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पचमढ़ी किस पहाड़ी पर स्थित है। तो ऐसे तो आप अगर बताएंगे जनरल पर्सपेक्टिव से, तो जनरल पर्सपेक्टिव से आप बताएंगे तो सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछ लिया जाए कि सतपुड़ा श्रेणी के किस पहाड़ या किस श्रेणी पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है महादेव में पचमढ़ी स्थित है। पचमढ़ी आपकी महादेव
पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो पचमढ़ी कहां स्थित है? महादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। आपको एज इट इज बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? तो सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक है, या आप ऐसा कहें मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक कहां पर है? तो वो है सतपुड़ा श्रेणी में। वो कौन सी है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं अब अपने पहले प्रश्न के ऊपर। तो पहला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड इन और नियर द कंट्री रैप्ड एट 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है? ये प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश का के जितने शहर यहां पर ऑप्शन में दिए गए हैं, आपको बताना है कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कौन सा शहर स्थित है। जो बच्चे या जो स्टूडेंट लाइव इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं, वो चाहें तो आंसर दे सकते हैं कहां पर? लाइव चैट में, ठीक है। इसके अलावा इसके बारे में मैंने आपको बताया था, लैटिट्यूडनल पोजीशन या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन जब आपको याद होंगी एज इट इज, तभी आप इस प्रश्न को टैकल कर पाएंगे। और ये प्रश्न कहां पूछा गया था? तो एमपीपीएससी का ये 2 बार का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। इसके अलावा और भी कई डिफरेंट एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है, क्योंकि एमपीएसआई का स्टैंडर्ड बढ़ गया है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर भी ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अब इन प्रश्न को टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जो कि मैंने आपको बताया, लैटिट्यूडनल पोजीशन या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन को याद करना। आपको पता होगा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन की। यहां पर पूछा है प्रश्न लॉन्गिट्यूडनल का। तो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन की बात करें तो सिंगरौली और अलीराजपुर की जो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। शायद मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये सारी चीजें कवर कराई थी। वहां पर मैंने आपको बताया था कि अलीराजपुर की जो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है वो क्या है? तो वो है आपकी 74 डिग्री 9 मिनट, 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इसके अलावा सिंगरौली की मैंने आपको बताया था 82 डिग्री 48 मिनट, 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब आप सोचिए 82 डिग्री और पूछ रहा है 80 डिग्री, पूछ रहा है 80 डिग्री, तो कहां पर हो सकता है? तो इसके नियरेस्ट हम लोग एक रेखा एज्यूम कर सकते हैं कि ये होगा हमारा, मान लेते हैं 81 डिग्री, और यहां के आसपास, इसके आसपास यहां पर आपका क्या हो सकता है? 80 डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, नियर बाई एज्यूम कर सकते हैं। आपको सिर्फ एज्यूम करना है और एज्यूम के बेसिस पर इस प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। तो अभी तो आपको डिस्ट्रिक्ट यहां पर दिख रही है, लेकिन आपको एग्जाम में तो ऐसी डिस्ट्रिक्ट दिखेंगे नहीं। तो वहां पर आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको कई बार, जैसा कि मैं यहां पर अब जब पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको कई बार मैप दिखाता हूं, तो इस मैप को ध्यान से देखिए। इसके अलावा घर में भी आप एक मैप रखिए, वहां से आपको चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी। जब आपको सारी डिस्ट्रिक्ट पता होंगी कि इस लोकेशन पर, इसके बाद या इसके दाएं बाएं ये वाली डिस्ट्रिक्ट है, तब आप चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे या ऐसे प्रश्न को टैकल कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग ऑप्शन पर नजर डालते हैं। तो सागर, सागर जो कि हमें दिख रहा है इस वाली पोजीशन पर, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि मिड ऑफ मध्य प्रदेश पर। तो यहां पर तो नहीं हो सकता, क्योंकि 74 डिग्री और 82 डिग्री के बीच में है सागर। तो हम लोग कह सकते हैं सागर हमारा सही जवाब नहीं होगा, या 80 डिग्री के आसपास ये नहीं आएगा। विदिशा की बात करें तो विदिशा भी आपको इस पोजीशन यानी मिड वाली पोजीशन पर दिखता है, विदिशा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी इसका सही जवाब नहीं होगा। रीवा की बात करें तो रीवा बिल्कुल नियरेस्ट है, यानी कि सिंगरौली से बिल्कुल सटा हुआ है, इसलिए वहां वो भी एक सही जवाब नहीं होगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि रीवा भी सही जवाब नहीं होगा। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? जबलपुर। जबलपुर इज द राइट आंसर, जो कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट स्थित है। तो सिंपल सी बात है, आपको याद कैसे रहेगा? आपको याद रहेगा तब जब आपको लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पता होगी। अब मैं आपको मुरैना की एक बार फिर से बता देता हूं। तो मुरैना की लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या है और बुरहानपुर की लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या है? तो मुरैना की लैटिट्यूडनल पोजीशन है 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और जबकि बुरहानपुर की क्या है? तो बुरहानपुर की है 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, या इस प्रश्न को टैकल कैसे करना है वो भी आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब ऑलरेडी आपको दिख गया है, मध्य भारत का पठार। हालांकि ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था। इस प्रश्न में हमने कहा है कि चंबल वैली इज सिचुएटेड इन विच फॉलोइंग डिवीजन या फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। तो चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है या किस भौतिक भाग में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है मध्य भारत प्लेटू। तो आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मध्य भारत का प्लेटू कहां पर है, तो मैं आपको दिखाता हूं एक बार मैप को। तो मैप में जब आप देखेंगे तो आपको मध्य भारत का प्लेटू दिख रहा है, यहां पर इस वाली पोजीशन पर आपको दिख रहा है मध्य भारत का प्लेटू, और इसी को हम लोग मध्य भारत का पठार को ही हम लोग चंबल घाटी क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। चंबल घाटी क्षेत्र कहते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यानी कि वो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी वाला जो एरिया है वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है आपका चंबल वैली। तो इसका सही जवाब हो गया मध्य भारत प्लेटू। इसके पहले मैंने आपको बघेलखंड, बुंदेलखंड के बारे में बताया था। बुंदेलखंड की जो हाईएस्ट पीक है ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। जो बुंदेलखंड की हाईएस्ट पीक है वो क्या है आपकी? सिद्ध बाबा।
सिद्ध बाबा आप ध्यान रखेंगे, सिद्ध बाबा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ बुंदेलखंड। इसकी लेंथ आप ध्यान रखेंगे, इसकी सॉरी हाइट ध्यान रखेंगे 1172 मीटर, ये भी पूछा जा सकता है, तो 1172 मीटर आप ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड बुंदेलखंड हमारे मध्य प्रदेश का लगभग 7.7% एरिया कवर करता है, यानी बुंदेलखंड का पठार 7.7% एरिया को कवर करता है। और बुंदेलखंड वाले रीजन पर ज्वार और तेंदू, ज्वार की बहुत ज्यादा खेती की जाती है, साथ ही साथ यहाँ पे तेंदू पत्ता भी पाया जाता है, तेंदू पत्ता भी पाया जाता है। सिंपल सी बात है, आपको ये सारी चीजें याद रखना है। मध्य भारत के पठार में जैसा कि मैंने आपको बताया एक भिंड जिला आता है, भिंड जिला सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। जबकि सबसे ज्यादा वर्षा कहां मिलती है, तो सबसे ज्यादा वर्षा आपको कहां मिलेगी, सबसे ज्यादा वर्षा आपको मिलेगी पचमढ़ी वाले जिले में। ठीक है, तो पचमढ़ी में आपको सबसे ज्यादा वर्षा देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा वर्षा है ना, सबसे ज्यादा, जबकि सबसे कम वर्षा भिंड। अब आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछा गया है एमपीपीएससी में कि नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ जाने पर वर्षा का जो रेशियो है वो कम होता है या ज्यादा होता है। तो आप सोचिए, अज्यूम करिए सबसे ज्यादा वर्षा कहां हो रही है, तो नर्मदा घाटी जो है उसके साउथ वाले हिस्से यानी दक्षिण वाले हिस्से पर वर्षा ज्यादा हो रही है, क्योंकि वहां पर पचमढ़ी स्थित है ना, सतपुड़ा श्रेणियां स्थित है। मैंने आपको कई सारी बताई हैं श्रेणियां, चारों श्रेणियों के नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जब आप जैसे ही ऊपर जाते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में साउथ से नॉर्थ की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ जब आप जाते हैं, तो वर्षा का जो रेशियो है वो कम होने लगता है। जबकि अगर आप बात करें नॉर्थ यानी ऊपर से जब नीचे आएंगे, तो आपको वर्षा का स्तर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये वाली बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पीक से रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्या रेंज क्या है? तो अभी तक मैंने आपको विंध्या रेंज की हाईएस्ट पीक नहीं बताई है, तो आपको ध्यान रखना है आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। आप लाइव चैट में ऑप्शन या लाइव चैट में आप आंसर दे रहे हैं या दे सकते हैं, वो एक आपका अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि हमने सारी हाईएस्ट पीक पढ़ ली हैं, तो उसके नजरिए से हम लोग देखते हैं। सिद्ध बाबा पीक की बात करें तो सिद्ध बाबा पीक बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सिद्ध बाबा बुंदेलखंड पठार की हाईएस्ट पीक है। जबकि सिगार पीक की बात करें तो ये मालवा के पठार की हाईएस्ट पीक है, मालवा के पठार की हाईएस्ट पीक है। यहां पर पूछ रहा है विंध्या, तो इसका कस्केड पीक जो कि अभी आपने मध्य प्रदेश वाले में तो हिस्से में आपने नहीं देखी, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। इसका सही जवाब क्या है? गुडविल पीक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, गुडविल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्यन रेंज। ठीक है, तो हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्यन रेंज क्या है? गुडविल पीक। इसी को आप सद्भावना शिखर के नाम से भी जानते हैं, सद्भावना शिखर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर नहीं आ रही हैं तो उसके बारे में आप बताएं, कहां पर बताएंगे उसके लिए भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। जो हमारा अगला प्रश्न है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है प्रश्न ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स विच प्लेट्यूज ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ऐसा कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को दो हटा देना है ना, किस पठार को दो भागों में विभाजित करती है, तो यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ऐसे पठार का नाम आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको कहां मिलेगा? ये आपको झारखंड वाले रीजन पर देखने को मिलता है, इसलिए ये जवाब बिल्कुल गलत होगा। इसके अलावा अगर बात करें मालवा प्लेट्यू, बिल्कुल मालवा प्लेट्यू से कर्क रेखा होकर गुजरती है, क्योंकि बहुत सारे मैंने आपको वो नाम बताए हैं, रउआ, राशि, उमरासा, दमजम कटनी, वो वाला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दमजम कटनी, रउआ, राशि, भवरासा, दमजम कटनी, उमरासा। तो ऐसा करके हमने कुछ ट्रिक बनाई थी, वहां से आपको चीजें प्रीवियस लेक्चर में जो कि आपको देखने को मिल जाएगी, तो वहां से आप चीजों को कवर कर सकते हैं। तो वहां पर आप देखते हैं कि वहां पर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही होती है कर्क रेखा लगभग मालवा प्लेट्यू को। तो मालवा प्लेट्यू क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, तो हो सकता है ये ऑप्शन हो जाए। बुंदेलखंड आपको थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलता है, बुंदेलखंड इस वाले रीजन पर, तो आपको यहां से तो कर्क रेखा जाती नहीं है। ठीक है, हो सकता है एक दो जिलों को टच करती है, बाकी सारे जिलों को टच नहीं करती, तो लगभग ऑलमोस्ट हाफ पार्ट में तो डिवाइड नहीं करती है, तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा। इसके अलावा बघेलखंड भी नहीं हो सकता, बघेलखंड भी नहीं होगा, क्योंकि वो अलग पार्ट में डिवाइड, दो बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू का आपने देखा एरिया भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और साथ ही साथ उसमें कर्क रेखा से गुजरने वाले कई जिले उसके अंतर्गत, मालवा पठार के अंतर्गत आते हैं। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि मालवा प्लेट्यू इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा, Which of the following sequences present the correct location of ranges in the Satpura region from west to east? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
आप सोचिए, थोड़ा सा सोच कर देखिए, क्या ऐसे प्रश्न आपको जनरली कहीं और देखने को मिल रहे हैं? ऐसे प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ये प्रश्न कहां से हमने लिया है? तो ये प्रश्न हमने लिया है एमपीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है। एमपीपीएससी के एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है और बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। बिल्कुल, आपको अगर लोकेशन या मैप याद है तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। इसका जवाब आप लाइव चैट में अगर क्लास देख रहे हैं तो वहां पर आप देंगे तो बहुत खुशी होगी मुझे। फिलहाल हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या हमने पढ़ लिया है। बिल्कुल हमने पढ़ लिया है। ये प्रश्न कह रहा है कि सतपुड़ा क्षेत्र में, तो सतपुड़ा क्षेत्र मैंने आपको दिखाया था, नर्मदा घाटी के नीचे वाला जो क्षेत्र है वो सतपुड़ा क्षेत्र कहलाता है। उसके अंतर्गत मैंने आपको चार पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताए थे, जिनमें मैंने आपको बताया था राजपीपला बताया था, इसके अलावा ग्वालीगढ़ बताया था, इसके अलावा मैंने आपको बताया क्या इसके अलावा मैंने आपको बताया महादेव, और उसके अलावा मैंने आपको बताया मैकाल। क्या यहां पर उन्हीं हिल्स के नाम है? बिल्कुल, यहां पर आपको हिल्स महादेव रेंज के बारे में आपको पता है, मैकॉल रेंज के बारे में पता है, लेकिन बड़वानी हिल्स के बारे में नहीं पता है। अब आपको बताना कैसा है? बताना है इसका क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि पश्चिम वाली पोजीशन से पूर्व की ओर जिस तरह का क्रम है पहाड़ियों का, उनके बारे में आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सी न्यूज है या सिंपल सा प्रश्न है आपके लिए। अब तो जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये बहुत टफ है, और जो पढ़ लिए हैं अभी उनके लिए बहुत आसान है। कैसे? अगर आपको बड़वानी की लोकेशन याद हो, बड़वानी की लोकेशन कहां है आइए देखते हैं मैप में। तो बड़वानी की लोकेशन आपको दिख जाएगी कहां पर? इस पर्टिकुलर पोजीशन पर, यानी कि ऑलमोस्ट आप ऐसा कह सकते हो कि जो मध्य प्रदेश का वेस्टर्न हिस्सा है वहां पर आपको दिखने जाएगी। तो सबसे पहले आपकी कौन सी हिल हो सकती है? तो आप बोलोगे सर बड़वानी हिल्स ही हो सकती है सबसे पहली चीज। ठीक है, अगला क्या है? तो अगला आपने महादेव देखा होगा। तो मैं एक बार हिल्स के नाम आपको बताता हूं। आपने यहां पर राजपीपला देखा है, थोड़ा सा आप गौर करिए इस मैप पर। राजपीपला कहां पर देखा है आपने? तो राजपीपला इस वाली पोजीशन पर आपने राजपीपला देखा है। इसके अलावा आपने सेकंड देखा था ग्वालीगढ़, महादेव और फिर मैकाल। तो यानी कि महादेव आ रही है और मैकाल ऑप्शन में है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? इधर बड़वानी, महादेव और मैकाल, ये एक बढ़िया सीक्वेंस होगा। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो बढ़िया सीक्वेंस क्या है हमारा? तो बढ़िया सीक्वेंस है बड़वानी, महादेव और मैकाल। तो बड़वानी, महादेव और मैकाल, ये वाला जो पूरा रीजन है, ये क्या कहलाएगा आपका? इसका सही जवाब, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ हम लोग जाते हैं तब आपको ये पर्टिकुलर श्रेणियां देखने को मिल जाएंगी। तो इसका सही जवाब क्या है? बड़वानी, महादेव रेंज और मैकाल रेंज। ठीक है, लेकिन जिनको ये रेंज पता ही नहीं है कि कहां पर कौन सी रेंज है या क्या क्रम है उनका, तब आप कहां से इस प्रश्न को टैकल कर पाओगे? आपको लगेगा सब एक तरह का है। ठीक है, तो आपको चीजें बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी मटेरियल मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूं। तो कोशिश है मेरी कि आपको सारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दिए जाएं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वेयर इज द ओनली हिल स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश पचमढ़ी लोकेटेड? पचमढ़ी जो आपका एकमात्र हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, वो किस रेंज में लोकेट करता है? मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ लिया है, और अगर आपने पढ़ लिया है, अभी अपने ध्यान से इस पूरे लेक्चर को सुना है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है महादेव रेंज, एज इट इज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहां पर पचमढ़ी हिल लोकेट करती है? तो महादेव रेंज में लोकेट करती है। इसका बिल्कुल सिंपल सा और सही जवाब है। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। हाईएस्ट पीक ऑफ मालवा प्लेट्यू कई बार हो गया भाई, कितनी बार बताओगे? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, हलवा प्रश्न है। इसका सही जवाब है सिगार। सिगार इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मालवा प्लेट्यू। ठीक है, तो मालवा प्लेट्यू की जो सिगार है सबसे बड़ी या सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लेंथ आप ध्यान रखें या इसकी हाइट आप याद रखें, 881 मीटर इसकी हाईएस्ट। अब मैं बात करूं, मालवा प्लेट्यू है जो है वो वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है, वॉल्केनिक इरप्शन से तैयार हुआ है, या लावा, या आप कहें लावा के कारण तैयार हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मालवा प्लेट्यू में, क्योंकि यहां भी ये लावा से या वॉल्केनिक इरप्शन से ये प्लेट्यू बना है, इस वजह से यहां पर कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? तो यहां पर काली मिट्टी देखने को मिलती है। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या होता है? काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की खेती की जाती है, या आप ऐसा कह सकते हैं कॉटन की खेती की जाती है। तो वही आपका खंडवा, खरगोन और आपको इंदौर वाले एरिया में आपको कॉटन, साथ ही साथ आपको सोयाबीन देखने को बहुतायत में मिल जाएगा। इसके अलावा वीट के लिए भी वो वाला क्षेत्र बहुत फेमस है। तो गेहूं की बात करें या कपास की बात करें या सोयाबीन की बात करें, तो ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान रखना है कि ये जो पर्टिकुलर इनकी खेती इस मालवा प्लेट्यू में की जाती है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है? इसके अलावा बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मालवा प्लेट्यू जो है वो सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना है। तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना
भौगोलिक संरचना, ये हम लोग क्यों बोल रहे हैं? ये हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो मालवा प्लेट्यू है लगभग 28% मध्य प्रदेश के 28% भाग को कवर करता है, जबकि बुंदेलखंड मैंने आपको बताया था 7.7% कवर करता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? तो मालवा प्लेट्यू की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ज्वालामुखी लावा से या वॉल्केनिक इरप्शन से इस पठार का निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा काली मिट्टी में आपको कपास या कॉटन देखने को मिलता है। फाहीन करके एक चाइनीज ट्रेवलर थे, फाहियान आप ऐसा कहते होंगे, फाहियान करके एक चाइनीज ट्रेवलर थे, चाइनीज ट्रेवलर ने विजिट किया जब, तो उन्होंने कहा कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहां पर पाई जा रही है? तो सर्वश्रेष्ठ जलवायु या सबसे बेस्ट क्लाइमेट, सबसे वर्ल्ड का बेस्ट क्लाइमेट कहां पर है? तो वर्ल्ड का बेस्ट क्लाइमेट है मालवा प्लेट्यू में। और मालवा प्लेट्यू में अगर बारिश की बात करें तो 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज पता होने चाहिए, और साथ ही साथ ये सारे फैक्ट आते हैं लगातार प्रश्न में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का क्लाइमेट कैसा है? तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट की बात करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं, ये हमारी है अर्थ, मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, ऐसा एज्यूम करते हैं। तो यहां पर आपको पोलर रीजन कहां पे मिलेगा? तो ये जो यहां पर है आपका नॉर्थ पोल, और ये है आपका साउथ पोल। ये है आपका नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। यहां पर बहुत ठंड होती है, बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। आप कई बार ऐसा सुने होंगे। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें, ये कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश का क्लाइमेट कैसा है? मध्य प्रदेश का क्लाइमेट में क्या इक्वेटोरियल है, क्या डिजर्ट क्लाइमेट है? डिजर्ट क्लाइमेट का मतलब क्या वो मरुस्थल है वहां पर, है ना, और या आप ऐसे कहें रेगिस्तान जैसा कुछ है। तो आपको मध्य प्रदेश में कहीं भी रेगिस्तान नहीं मिलेगा देखने को, डिजर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। भूमध्य रेखा की बात करें, क्या इक्वेटोरियल है या इक्वेटर पर स्थित है? तो बिल्कुल गलत है। हमारा जो मध्य प्रदेश है, ये अगर मान ले इक्वेटर है, और ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, तो हमारा मध्य प्रदेश जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है। तो भूमध्य रेखा तो बिल्कुल नहीं है। पोलर की बात करें तो पोलर, जैसा कि मैंने आपको बताया, पोलर भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में नहीं है हमारा मध्य प्रदेश। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश इस पर्टिकुलर लोकेशन पर है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मॉनसून टाइप। तो हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। आपको ध्यान रखना है, मानसूनी जलवायु है हमारे मध्य प्रदेश की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज फ्रॉम बुंदेलखंड रीजन? बुंदेलखंड रीजन से कौन सी रिवर बहती है? इसका सही जवाब आपको देना है कहां पर? लाइव चैट में आप दे सकते हैं, जो अभी देख रहे हैं, जो लगातार क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो मैं बात करूं, ये जो लाइव चैट, जिनको लग रहा होगा, जो बाद में वीडियो देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि ये लाइव चैट क्या है। तो जब वीडियो हमारा लाइव होता है तब आपको लाइव चैट देखने को मिलेगी, इसके अलावा आपको कमेंट सेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, उसमें कह रहा है कि बुंदेलखंड का जो पठार है या बुंदेलखंड रीजन से कौन सी रिवर बहती है, कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही जवाब क्या है? तो अगर हम लोग बात करें ताप्ती रिवर के बारे में, थोड़ा सा मैप पर जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहां पर मैप नहीं डला हुआ है, तो मैं थोड़ा सा आपको एक रफ डायग्राम बताता हूं। ठीक है, ये रफ डायग्राम है हमारे मध्य प्रदेश का। तो आपको दिल पर नहीं लेना है कि मैप हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है या कैसा भी हो गया। थोड़ा सा हम लोग इमेजिन करते हैं कि कहां पर चीजें हैं, तो वहां से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे बड़ी आसानी से। अगर हम लोग बात करें वेनगंगा रिवर की, तो आपको अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बताता हूं। जो वेनगंगा रिवर है वो सिवनी जिले, इधर यहां पर बहती है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पर सिवनी है, सिवनी के आसपास बहती है वेनगंगा रिवर। ताप्ती रिवर की बात करें तो ताप्ती रिवर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ताप्ती रिवर जो कि अरेबियन सी में जाकर गिरती है, अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा के पैरेलल ये रिवर चलती है। ठीक है, तो ताप्ती रिवर कहां पे मिल जाएगी आपको? तो नर्मदा यहां पर इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आपको ताप्ती रिवर मिल जाएगी, ताप्ती रिवर। ठीक है, इसके अलावा बेतवा रिवर कहां पे मिलेगी? तो बेतवा की हम लोग हालांकि रिवर पर एक बहुत ही अच्छा लेक्चर करने वाले हैं, वहां से आपको रिवर के बारे में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, मुझे उम्मीद है, और वो हम लोग करेंगे। लेकिन पर्टिकुलर ये प्रश्न आ गया है क्योंकि सामने, तो इसलिए हम लोग उसे यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। बेतवा रिवर बिल्कुल आपकी यहां पर चलती है, इस तरह से आपकी बेतवा रिवर होगी। तो बेतवा यहां पर है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पर। तवा रिवर की बात करें तो तवा भी बिल्कुल होशंगाबाद वाले रीजन से होकर गुजरती है, तो तवा आपको यहां पर मिल जाएगी। तो हम लोग का सही जवाब क्या हो सकता है? तो बुंदेलखंड का रीजन भी यही है, आपको पता होगा, बुंदेलखंड का भी रीजन यही है। बुंदेलखंड का रीजन, फिर इधर रीवा पन्ना, फिर इधर बघेलखंड, फिर आपको यहां पर देखने को मिलता है मध्य भारत का पठार, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जो है हमारा, वो क्या है? बेतवा रिवर। तो इसका सही जवाब है बेतवा रिवर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। हालांकि हम लोग जब रिवर के ऊपर जब बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तब वहां पर हम रिवर के बारे में सारी चीजें एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे, वहां से आपको सारी चीजें क्रिस्पी फॉर्मेट में मिल जाएंगी।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट फॉल अंडर बघेलखंड प्लेटू। बघेलखंड पठार में ऐसा कौन सा जिला है जो कि नहीं आता है, या बघेलखंड पठार के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? तो पहला ऑप्शन है उमरिया, सिंगरौली, शहडोल या सागर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप देखिए, सबकी लोकेशन पर आप नजर डालिए। तो अगर हम लोग बात करें उमरिया की, तो उमरिया आपको कहां पर मिलता है? इस पर्टिकुलर पोजीशन पर उमरिया मिल गया आपको, शहडोल भी बिल्कुल बगल में मिल गया, और सिंगरौली भी आपको यहीं पर मिल गई। और आपको पता होगा कि ये जो पूरा पोजीशन है, ये पूरा पठार किसके अंतर्गत आता है? बघेलखंड का पठार है ये, ठीक है, बघेलखंड का पठार के अंतर्गत ये पर्टिकुलर जिले आ रहे हैं। यही पोजीशन हमने बघेलखंड के पठार की देखी थी, आपको याद हो तो स्टार्टिंग में, है ना? तो ये बघेलखंड के अंतर्गत आ रहा है, यानी कि उमरिया, सिंगरौली और शहडोल तो आ रहा है। सागर कहां पे है? तो सागर यहां पर है, तो यानी कि ये बिल्कुल अलग हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं इसका, इसमें प्रश्न पूछा था कि नहीं आता है, नहीं आता है आपको बताना है, तो आपका सही जवाब क्या हो गया? सागर इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए बात करते हैं आज के टारगेट प्रैक्टिस क्वेश्चन की। ये टारगेट प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही करना है। आप ऐसा समझ के चलिए कि आपका एमपी का एक टारगेट है, जो 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं डेली। वो बहुत ही अच्छे फैक्ट होते हैं, वो आप खुद चुनेंगे या कभी किसी सोर्स से देखेंगे तो आपको चीजें बहुत लंबे टाइम तक याद रहेंगी। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, द एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, या कितना प्रतिशत है? इसका सही जवाब आप कहां पे देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे, बिल्कुल दीजिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आप जवाब दोगे उतनी ज्यादा अच्छी आपकी तैयारी होती जाएगी। सिंपल सी बात है। सेकंड प्रश्न है कि आपको कोई एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना है किसी भी प्लेटू के बारे में जो कि हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। तो ऐसा फैक्ट जो कि आपको लग रहा हो कि हमने अभी किसी पठार के बारे में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी विश से कोई भी एक फैक्ट बता सकते हैं। कहां पर? कमेंट सेक्शन पर। तो ये भी आपका एक टारगेट हो गया, ये भी आपको बताना है कहां? कमेंट सेक्शन में। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर या सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा आप इस पूरे लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, या सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक हो, या अपनी कोई क्वेरी अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आप स्टडी आपके साथ नाम के इंस्टाग्राम चैनल को या इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके वहां पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आप सभी लगातार हमसे जुड़े रहिए, हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।